व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदग्रेसरः श्रीमतां मानव्याहतिकैतवावनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। तो आइए सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का आज पाठारंभ करते हैं। कौन से सूत्र में था? उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य, यही सूत्र था ना। इसमें थोड़ा बहुत अर्थ विचार हम पिछले पाठ में हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। उदः इति पंचमी एकवचनांतम, अरे उद शब्द रहेगा तो उसकी पंचमी में उदः बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो वही पंचमी एकवचनांतम स्थास्तंभोः इति षष्ठी द्विवचनांतम और पूर्वस्य इति षष्ठी एकवचनांतम। हाँ, और पूर्व सूत्र से यहाँ पर किसकी अनुवृत्ति ले आए? सवर्णम की, ठीक है ना। कौन से सूत्र से लाए हैं? अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः, यहीं से सवर्ण की अनुवृत्ति ले आए, ठीक है। तो केवल सवर्ण पद की लाएंगे, वहाँ पर तो पर सवर्ण पद पड़ा हुआ है समस्त रूप, लेकिन उसमें एक देश में स्वरितत्व प्रतिज्ञा मान करके केवल सवर्ण पद की हम लोगों ने अनुवृत्ति की। बात समझ में आई? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को सही से? चलिए, तो ये सवर्ण की अनुवृत्ति की। अब आइए इसके बाद यहाँ पर अर्थ किया गया। उदह में पंचमी है, तो पंचमी होने के कारण वहाँ पर कौन? अरे तस्माद् इत्युत्तरस्य परिभाषा के द्वारा अव्यवहितत्व, उत्तरत्व, ये सब पदों का उपस्थापन हो जाएगा ना। तो इसलिए और स्थास्तंभों में षष्ठी है और अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी है, तो स्थाने का भी लाभ हो जाएगा। तो आहत्य यहाँ तक का अर्थ बना था उदव्यवहितोत्तरत्व विशिष्टयोः स्थास्तंभोः स्थाने पूर्व सवर्णः स्यात्। इतना अर्थ अंतिम में हम लोग कर लिए थे ना। क्या बोले, एक बार बोलिए महाराज जी। जी ठीक है, बहुत अच्छे बोल लेते हैं। थोड़ा प्रयास करिए कि बीच में कहाँ संधि विच्छेद हो जा रहा है तो उसको निकाल दिया जाए, ठीक है ना। बाकी गलत नहीं है, सही है, उसको थोड़ा संधि मिलाने का प्रयास करिए। चलो बोलो विनीत तुम। देखो बच्चा स्थास्तंभोः है ना, तो द्विवचन है। देखिए एक वचन होता षष्ठी का तब तो विशिष्टस्य स्तंभस्य कुछ इतना होता तब तो ठीक होता, लेकिन दो है तो कैसे विशिष्टस्य स्थास्तंभोः, ये बैठेगा नहीं ना। स्थास्तंभोः को देख करके आपको बोलना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे? उदव्यवहितोत्तरत्व विशिष्टयोः पूर्व सवर्णः स्यात्, ठीक है ना। इस सूत्र का अर्थ तो वैसे तस्माद् इत्युत्तर से जब पढ़े थे तब भी विचार किए थे। एक बार वहाँ का पाठ सुन लेना बच्चा, है ना। तो शायद नहीं था तो देख लेना, उधर पता चल जाएगा तस्माद् इत्युत्तरस्य में। तो ये कर दिया, ठीक है ना। तो उद से अव्यवहित पर में उत्तर में यदि स्था अथवा तो स्तंभ हो तो उसको क्या होता है? पूर्व सवर्ण होता है। कुल मिला के यही अर्थ लब्ध हुआ ना। अब देखिए स्था और स्तंभ के स्थान में पूर्व सवर्ण होता है कहा है, ठीक है ना। तो अब कहाँ पर हो? स्था और स्तंभ के कहाँ पर हो? पूरे के स्थान में हो कि अंतिम के स्थान में हो कि मतलब पूर्व के स्थान में हो, कहाँ पर हो? तो ये आप लोगों को विचार करने के लिए कहा था। कहाँ, कौन, किसको होगा बोलिए?
स्वकार के स्थान में होगा, क्योंकि आगे है परस्य के सहकार। चलिए देखिए उसको थोड़ा समझिए, आप लोग तो शायद देख के ही बोल रहे हैं, तो ऐसे ही बोल दिए, लेकिन उसको थोड़ा विचार करिए। देखिए स्था स्तंभों में षष्ठी है ना, और उसके स्थान है पूर्व सवर्ण स्याद, ऐसा कहा। अब देखिए पूर्व सवर्ण जो आदेश है ये कोई अनेक काल तो नहीं ना है। आदेश जो भी होता है ना, सामान्य सबसे सामान्य सूत्र कौन है? अलोन्त्यस्य। क्या कहता है वो? स्थाने विधीयमान आदेश षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अंत्यस्य अलह स्थाने भवति, ऐसा कहता है ना। स्थाने विधीयमान आदेश मतलब स्थान में विद्यमान यदि कोई आदेश हो तो वो षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जो समुदाय है उसके अंतिम अल को हो, ऐसा कहता है ना। तो देखिए स्था स्तंभों में षष्ठी है, उसके स्थान में कोई आदेश पर सवर्ण पूर्व सवर्ण ना, पूर्व सवर्ण आदेश कर रहे हैं हम, तो पूर्व सवर्ण आदेश जो करेंगे तो किसको हो? तो षष्ठ्या निर्दिष्ट जो है, तो स्था स्तंभ हो षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट कौन है? बोध्य कौन है? स्था भी है और स्तंभ भी है। तो स्था के अंत, ये स्था जो बोध्य है उसका अंतिम अल कौन है? अंतिम वर्ण कौन है स्था का? आ है, ठीक है ना। और स्तंभ में अंतिम वर्ण कौन है? अ है, ठीक है ना। तो इसी को आदेश होना चाहिए। अलोन्त्यस्य तो यही कहेगा ना, अलोन्त्यस्य के द्वारा तो स्था के आकार को और स्तंभ के आकार को होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इसका भी थोड़ा परिभाषा सूत्र बच्चा तुम नहीं था, देख लेना, ठीक है। उसमें षष्ठी स्थान है वो, ये क्या कहते हैं, अलोन्त्यस्य का। हाँ चलो, तो ये कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि भाई यहाँ पर जो है ये कर दिया, अलोन्त्यस्य के द्वारा अंतिम वर्ण के स्थान में होगा, ठीक है ना। हाँ अब देखिए अलोन्त्यस्य तो ये कहता है, अब लेकिन ये कहेगा उसका बाधक अनेकाल सित सर्वस्व, वो लग पाएगा क्या? यहाँ पर विचार करिए जरा, वो उसको उसकी यहाँ प्रवृत्ति, वो यहाँ व्यवस्था करेगा क्या? अनेकाल सित सर्वस्व क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए पर सवर्ण जो आदेश कर रहे हो ना तो अनेक काल है। अरे पर सवर्ण मतलब पूर्व सवर्ण मतलब क्या? पूर्व का कोई एक वर्ण ही होगा ना उसका सवर्णी, तो वही आदेश करना है, तो अनेक काल तो होगा नहीं। और शीत भी नहीं है, ठीक है ना, सकार की इत संज्ञा नहीं ना हुई है पर सवर्ण में, तो शीत भी नहीं है, अनेक काल भी नहीं है, तो सर्वस्व आदेश अस्या दे करके तो उसकी प्राप्ति ही नहीं है ना। तो चलिए उसकी तो प्राप्ति नहीं है, ठीक है। गिच्च भी वैसे तो अंतिम को ही करता है, गिच्च की भी प्राप्ति नहीं, क्योंकि वो गीत आदेश रहेगा तभी होगा, यहाँ पर ये भी नहीं है। तो ये देखिए वस्तुतः अलोन्त्यस्य प्राप्त है, ठीक है ना, तो अंतिम वर्ण को होना चाहिए, लेकिन उसका एक अपवाद सूत्र बताया था ना, कौन? आदे है परस्य, ठीक है ना। ये अलोन्त्यस्य के दो अपवाद बताए थे परिभाषा सूत्रों में, कौन कौन? एक आदे है परस्य और अनेकाल सित सर्वस्य, ठीक है ना। और अनेकाल का भी अपवाद था गिच्च, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आइए अनेकाल से ये जो है अलोन्त्यस्य का बाधक हो जाएगा कौन? आदे है परस्य, यहाँ बाध कर देगा ना, तो बात कर देगा। देखिए वो क्या कह रहा है, परस्य यद विहितम कार्यम तत्तस्य आदेर बोध्यम। तो देखिए यहाँ पर को कोई कार्य किया जा रहा है ना, अरे किसको कार्य कर रहे हैं? पर को कोई कार्य कर रहे हैं ना। उद से अव्यवहित पर में जो स्था स्तंभ हो तो उसको पूर्व सवर्ण कर रहे हैं, तो पर को कर रहे हैं ना। तो परस्य यद विहितम कार्यम घटाए नहीं क्या आप लोग? है जी, हैं? तो और क्या देखने के लिए कहा था? यही तो देखने के लिए कहा था कि सब सूत्रों को देख लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या है, तो घटा के आना चाहिए। जो कहता हूँ ना महाराज जी, आप लोग नहीं करते हैं, ये बात तो देखी मैंने। व्यवस्थित ठीक, आप सही ढंग से पढ़ने वालों में से नहीं आ रहे, तो शर्म आनी चाहिए इस तरह का व्यवहार करते हुए आप लोगों को, हैं? ये कौन बात होती है? अब इतने बड़े हो गए, उसको तो बाल बुद्धि है, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लगाना चाहिए उसको घसीट के कि भाई बैठो सही से पाठ के समय में।
ये करना चाहिए। आप भी मतलब उसी के साथ लगे। तो चलिए आइए आदेह परस्य को देखिए। परस्य यद विहितम कार्यम तत्तस्य आदेर बोध्यम। तो पर को विहित कार्य है कि नहीं है? पूर्व सवर्ण जो कार्य है वो पर को कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है। हाँ, किसके पर को किया जा रहा है? उद से पर में, ऐसा कह रहे तो उद से पर में जो था अथवा तो स्तंभ है उसको कार्य किया जा रहा है ना। जी। तो परस्य विहितम यत कार्यम, कौन कार्यम? पूर्व सवर्ण कार्यम। वो तत्तस्य आदिर बोध्यम, वो षष्ठी निर्दिष्ट जो है उसका आदि को जानना चाहिए। तो स्था के आदि को और स्तंभ के आदि को। तो स्था में आदि कौन है और स्तंभ में आदि कौन है? स। तो इसी को कार्य होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? यदि अब पूरा अर्थ बोल रहा हो तो क्या बोलेंगे? चलो बोलो, अभी ये सब आ जाना चाहिए, आधे परस्य भी आ जाना चाहिए। बोलिए क्या मेहनत की आप लोग, बोलिए। आधे उदस्ता स्तंभो हो पूर्वस्य का अर्थ बोलिए। चलिए अब स्पष्ट अर्थ आ जाना चाहिए कि आदि को ही होगा, ऐसा बोल देना है। बोलिए, बोल पाएंगे? तो फिर पाठ नहीं लगाया इसीलिए ना, ये क्या मतलब होता है महाराज जी? चलिए मैं फिर इधर ऐसे ही कर दूंगा फिर पाठ को, आप लोगों को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो देखिए, मेहनत करना हो तो महाराज जी रहिए, ठीक है ना, कोई ज़्यादा वो थोड़ी ना है ज़बरदस्ती हैं वरना आप भी यूट्यूब से फिर पढ़िए, पढ़ना चाहते हो तो, और बाकी तो आपका अपना है ही सब। तो चलिए मेहनत करना हो तो रहिए, कहने का तात्पर्य इतना ही है। हाँ तो आइए, कोई बात नहीं, प्रकृति में आइए। तो देखिए अब क्या बोलेंगे? उदव्यवहितो तरत्व विशिष्टस्य अथवा विशिष्टयोः स्थास्तंभोः आदेः पूर्व सवर्णः स्यात्। क्या बोलेंगे कि उद से अव्यवहित उत्तर में जो स्था अथवा तो स्तंभ हो उसके आदि के स्थान में, उसके आदि वर्ण के स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश होगा। यही फलितार्थ हुआ ना। आधे परस्य को भी लगा दिया जब परिभाषा सूत्र को, तब यही अर्थ आया ना। क्या आया? क्या जी जी कर रहे? समझ में आ रहा है कि हूँ बस चल रहा है केवल? उदव्यवहितो तरत्व विशिष्टयोः स्थास्तंभोः आदेः स्थाने पूर्व सवर्णः स्यात्। क्या कर दिए? बोलो, बोलिए। क्या? फिर से एक बार? ठीक है, सही बोले, फिर से एक बार बोलिए। ठीक बोले। बोलो, ये तुमको आता है कि मतलब ऐसे ही पोंछ की तरह लटक रहे हो पीछे पीछे सबके? कहाँ गया? ठीक है, विनीत मेहनत नहीं करते हो? मेहनत नहीं करते हो? मेहनत करने वालों में से नहीं हो? आदत नहीं है तुम्हारी मेहनत की, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। इतने दिनों से यही फलितार्थ आ रहा है कि विनीत जो है वो मेहनतू लड़का नहीं निकला। चलिए कोई बात नहीं, जितना होगा उतना होगा, ठीक है। चलिए फिर धीरे धीरे फिर बंद कर देंगे महाराज जी। देखिए इस तरह से आप 2-3 बार निकलेगा ना अभी सही में। आप लोगों को मतलब पाठ तो मैं चलाऊंगा ही, आपके अलावा इसमें 10 लोग पढ़ रहे हैं साथ में, बस इसमें नहीं जुड़ पाते हैं समय के अनुसार, लेकिन 10 लोग पढ़ते हैं। अब आप लोगों को मैंने बुलवाने के लिए मैं आपको यही बात को 2-2 बार 3-3 बार बुलवाऊँ तो समय किसका खराब हुआ बताइए? उन्हीं लोगों का हुआ ना। आप लोगों को तो मेहनत करनी नहीं है। यदि मेहनत करे तो चलिए ठीक भी है, 2 लोगों के लिए 5 मिनट कोई भी दे सकता है, लेकिन वो आप लोगों को बोलना नहीं, वो मेहनत नहीं करनी है, पाठ सही से नहीं लगाना है और बाकी लोगों को परेशानी होगी ना भाई इस तरह से। तो देखिए आप अपना फिर ये मैं सही से वो कह रहा हूँ, आप थोड़ा अब गंभीरता है थोड़ा भी, तो आप अपने से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना आप लोगों को चाह रहा हूँ।
ठीक है। तो मेहनत यदि करेंगे तो महाराज जी रहेंगे, ये बात साफ साफ सुन लीजिए। बाकी हमको देखिए पहले से ही आदत नहीं है कि हम फिर जमा करके रखें, हमको चाहिए भी नहीं, ठीक है। चलिए तो आइए अब देखिए ये अर्थ कर दिया, ठीक है। उद से अव्यवहित पर में यदि क्या हो, स्था अथवा स्तंभ हो, तो उसको आदि वर्ण, उसके आदि वर्ण के स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश होता है। यह अर्थ हम लोगों ने कर लिया, ठीक। चलिए अब क्या उदाहरण है, उदाहरण देखा जाए तो देखिए क्या लिखा है उदाहरण, पढ़ लीजिए एक बार यहाँ तक का ग्रंथ, मूल ग्रंथ पढ़ लीजिए महाराज जी। ठीक, देखिए स्वयं ग्रंथ का लिख दिए ना, आदे है परस्य, यही व्यवस्था करेगा, ठीक है ना। क्योंकि उनको पता था ये लोग पाठ तो लगाएंगे नहीं, उनको कहाँ पता होगा कि अलंत्य से लगेगा क्या लगेगा। तो चलिए बता दिया जाए, वरना ये सब बातें बताने के लिए होती है क्या, जब एक बार परिभाषा सिंधु शेखर में बता दो, परिभाषा प्रकरण में बता दिए है तो बार बार क्या बतानी होती है। लेकिन फिर भी लिख रहे, उनको पता था ना। एक सिद्धांत कौमुदी का ये भी था कि मतलब वो ये दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी कोई लोग कहते क्यों लिखी, तो बुद्धि की वो देख के, अल्पता को देख के कि भाई लोगों में कितना स्थूल वो आ जाएगा, स्थूलता आ जाएगी कि भाई जो चीज़ आपको 1 महीने 2 महीने पहले पढ़ा है वो भी याद नहीं रहेगी, ऐसी परिस्थिति वालों के लिए लिखा गया है। तो ये सब भी सोच के लिखे होंगे शायद, अब लग रहा है, क्योंकि बीच बीच में देखिए स्मरण करवाते हैं आदेह परस्य, वरना ये कौन सी ज़रूरत थी, जब एक बार हम लोग याद करके ही आए हैं कि भाई आदेह परस्य, तो वो तो दिमाग में आ ही जाना है। जैसे ही आएगा परस्य विहितम कार्यम, तो वो उपस्थिति हो ही जानी है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो इसीलिए लिख दिया आदेह परस्य, ये बता दिया, ठीक है ना, कि आदि वर्ण को करना है, अंतिम को मत करिए न लगेगा। तो चलिए कर दिया। अब आइए क्या उदाहरण दे रहे हैं, उत्थानम लिख रहे हैं। अब देखिए आप थोड़ा उत्थानम को सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए उद अग्रे स्थानम, ये स्थिति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उद, उद देखिए दकारांत है, ठीक है ना। उद अग्रे स्थानम, स्थानम कैसे बनाएंगे महाराज जी, स्थानम कैसे बनाएंगे, स्थागति निवृत्तो धातु है ना, तो उससे जब आप क्या करेंगे, ल्युट प्रत्यय लाएंगे, है ना। कौन प्रत्यय लाएंगे, ल्युट प्रत्यय लाएंगे भाव में, तो भाव में जब लाएंगे ल्युट प्रत्यय, तो ल्युट का यू बचेगा और यू के स्थान में अनो आदेश हो जाएगा ना। हाँ, इधर स्था में क्या होगा जरा बताइए तो, कैसे स्थानम बनाइए तो जरा स्थानम बनाइए। चलिए स्थागति निवृत्त, तो उसे कौन प्रत्यय, ल्युट लाएंगे, तो मैंने आपको कह दिया भाव में लाएंगे, ठीक है ना। ल्युट च ही सूत्र है शायद भाव में करने वाला, तो वो भाव में लाएंगे तो ये तो ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैसे स्थानम बनेगा बनाइए तो जरा महाराज जी। स्था धातु है ना, तो ये स्था कैसे हो गया, अरे एक सूत्र है ना, धात्वादेह शह सह, है ना, कि धातु के आदि में जो मूर्धन्य सकार होता है उसको क्या हो जाता है, दंत्य सकार हो जाता है। तो दंत्य सकार हो जाएगा तो स्था में जो मूर्धन्य स आदि में है उसको स हो जाएगा, तो ठा बन गया ना, ठ तो रहा, उसको थ कैसे हो गया फिर, हाँ जी। बोलो ओए, तुमको आता है, वरना फिर नहीं बोलोगे तो मैं छोड़ते चलूँगा फिर, हैं। चलो स्थागति निवृत्त, बोलिए महाराज जी, आप बोलिए। देखिए धातु में महाराज जी जहाँ कहीं वो आता है ना, टवर्ग, मूर्धन्य शकार के बाद कहीं पर भी टवर्ग आता हो धातु में, तो वो समझिएगा कि वो तवर्ग के स्थान में आदेश होकर के हुआ है। क्या समझे, धातु में यदि मूर्धन्य शकार के बाद
कहीं ट वर्ग आता है तो वो ट वर्ग तवर्ग के स्थान में हुआ है, ऐसा समझ के रखिएगा, ठीक है। षाट टवर्गस तवर्गजः ऐसी पंक्ति मिलती है क्या? षाट मतलब मूर्धन्य शकारात टवर्गः, जो टवर्ग होता है वो तवर्गजः मतलब तवर्ग के स्थान में हुआ है। स्टुना स्टुहु से मान लीजिए, वो कहने का तात्पर्य यही है कि स्टुना स्टुहु क्योंकि मूर्धन्य शकार का योग हो ही गया तो तवर्ग होगा तो उसको टवर्ग हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए ठा गति निवृत्तो धातु थी तो मूर्धन्य शकार से अवयव पर में वो क्या था? ठ था ना। तो ये ठ जो है वो टवर्ग का है ना। तो इसको क्या समझिएगा? इसको तवर्ग के स्थान में हुआ है ऐसा समझिएगा। तो तवर्ग के स्थान में हुआ मतलब किसके स्थान में हुआ होगा? विचार करके बताइए स्टूना स्टू से। किसके? थ के स्थान में, ठीक है ना। त थ दूसरा जो है थ के स्थान में हुआ होगा, यही कह रहे हैं ना। हाँ, तो उसी के स्थान में हुआ है। अब देखिए जब यहाँ पर आप अब स्था तो स्था, ठीक है ना, मूर्धन्य सकार रहेगा तो आगे थ को ठ वही जाना, स्था गति निवृत्त तो यही रहेगा, धातु तो यही है ना। अब देखिए जब धात्वादेहे सह सह लगाएंगे आप तो ये मूर्धन्य सकार को क्या हो जाएगा? दंत्य सकार हो जाएगा। अब देखिए अब तो उसका योग नहीं न रहा, अब तो टवर्ग का या तो मूर्धन्य सकार का योग होना चाहिए, वो योग नहीं ना है। स्टू का योग नहीं है। तो जब नहीं है तो उधर फिर ष्टुत्व होने की भी बात नहीं है। अब ष्टुत्व तो आप कहेंगे कि पहले ही कर दिए थे, लेकिन निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः, निमित्त के अपाय हो जाने पर उसका जो नैमित्तिक है उसका भी अपाय हो जाएगा, है ना। मतलब निमित्त यहाँ कौन था? वो थ का निमित्त, वो ठ का निमित्त कौन था? मूर्धन्य शकार था ना। अब मूर्धन्य श का जब अपाय हो गया मतलब वो जब चला गया, वो धात्वादेहे सह सह करके उसके स्थान में जब दंत्य सकार आदेश कर दिया तो वो निमित्त जो मूर्धन्य शकार था उसका तो नाश हो गया ना, ठीक है ना। तो उसके अपाय हो जाने पर उसका नैमित्तिक जो था, कौन था उसका नैमित्तिक? मतलब उस निमित्त को मान करके कौन आया था? थ के स्थान में ठ हुआ था, वो ठ का भी, वो नैमित्त थ जो है वो नैमित्तिक है, उसका भी अपाय हो जाएगा। तो उसका भी अपाय हो जाएगा तो क्या बचेगा फिर? थ रहेगा तो क्या बन जाएगा? अब स्था बन जाएगा। आया कि नहीं आया? ये बातों को ध्यान में रखा करिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये षाट टवर्गः तवर्गजः, ये पंक्ति को याद रखिएगा कि धातु में जब मूर्धन्य सकार के पर में यदि टवर्ग आपको दिखता है तो वहाँ पर क्या समझना कि भाई वहाँ पर वो तवर्ग के स्थान में होकर ही वो आया है, ऐसा ध्यान में रखना। बात समझ में आई? तभी तो निमित्त नैमित्तिक भाव बनेगा। वो निमित्त हुआ, ये नैमित्तिक हुआ, वरना सीधे ही मान लीजिए वो सकार अपने से है, वो ठ अपने से स्वयंभू है, तो वो निमित्त का अपाय हो जाने पर नैमित्तिक का अपाय हो गए सब कह पाएंगे क्या? तब तो नहीं कह पाएंगे ना। वो बताना पड़ेगा आपको कि भाई ये टवर्ग के स्थान में हुआ है और तवर्ग के स्थान में हुआ है। जब ये कहेंगे तभी उसमें निमित्त नैमित्तिक ये सब बनेगा और तब जाके फिर ये स्था का सीधे स्था। क्योंकि लोग बोल तो देते हैं कि धात्वादेहे सह सह से क्या कर दिया कि भाई दंत्य स कर दिया और निमित्त पाए नैमित्तिकस्याप्यपाय से थ हो गया, है ना। तो ये बोल तो देते हैं, लेकिन कैसे भाई? निमित्त का अपाय हुआ तो उससे नैमित्तिक का भी अपाय हो जाएगा, ठीक है ये बात। लेकिन ये नैमित्तिक है किसने बताया? ये नैमित्तिक है, जो ठ था वो नैमित्तिक है, वो किसने बताया? तो कहना पड़ेगा ना आपको कि यहाँ स्टू का योग मान करके वो तो थ के स्थान में ठ हुआ है स्टूना स्टू के द्वारा। तो ये सब बताएंगे तब जाके निमित्त नैमित्तिक ये सब बनेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये कर दिया। तो अभी कुल मिला के धात्वादेहे सह सह से जब दंत्य स किया तो वो ठ को भी थ ही रहे हो जाएगा स्वतः। तो क्या हो जाएगा? स्था बन गया। इसके आगे क्या लाए हैं? ल्युट लाए हैं, भाव में लाए हैं, ठीक है ना। भाव में ल्युट करने वाला सूत्र देखिएगा जरा, है ना। ल्युट चाहिए शायद, देख लीजिएगा एक बार उसमें कौमुदी में,
तो उससे ल्यूट करेंगे तो स्थीयते इति स्थानम, है ना। क्या करेंगे स्थानम का, स्थीयते इति स्थानम, ठीक है ना, भाव में ही किया है, इसलिए अने न असो ये कुछ पीछे नहीं बोलेंगे। स्थिति ही स्थानम, स्थिति ही कहते हैं ना जैसे, उसी तरह स्थानम, ये दोनों एक अर्थ में आएंगे। तो चलिए भाव में किया है, क्रिया परक जाएगा स्थानम। तो चलिए ल्यूट कर दिए, यू के स्थान में यू और नाको से अना आदेश कर दिए, स्था आग्रे अन बन गया, अगर सवर्ण दीर्घ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, स्थान बन गया। अब ये कृदंत हो गया ना समुदाय, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करिए, इससे सु लाइए, नपुंसकलिंग में हम लाइए, और अमी पूर्व सु करिए, सु के स्थान में हम, और अमी पूर्व से पूर्व रूप करिए, क्या बन जाएगा, स्थानम बन गया। ठीक है। अब देखिए उद, उद उपसर्ग है ना, अरे प्रादि में उद आता है कि नहीं आता है कहीं पर, जरा बोलो, प्रादि में बोलो भी नहीं तुम, प्रादि में कौन कौन आता है, बोलो प्रादि में कौन कौन आता है। अब इतने वज्र मूर्ख हो क्या तुम। अनु अव, अरे पागल, अनु अव, अरे अकारांत है अव, अव नहीं है, वकारांत नहीं है, अव। इसलिए तो आप लोगों को बार बार एक चीज में दिखा रहा हूँ, आप लोगों को अभी अंतर ही नहीं पता चल रहा है कि अकारांत है कि वकारांत है, अव बोल रहा है पागल तरीका मुँह। बोलिए सही से बोलो, महाराज जी आप बोल सकते हैं, परा उद, ठीक है ना। तो आ गया कि नहीं आ गया उद, तो यही उद आ गया। ठीक है, चलिए उद आ गया, ये उद उपसर्ग है, ये प्रादि में आता है, क्रिया के योग में इसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है, तो क्रिया का योग है ही, स्थानम का जब योग हो जाएगा तो क्रिया का योग हो गया ना, तो उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। तो मैं उद उपसर्ग ये कह दूँ तो आप लोग घबराए मत करिए कि अरे ये क्या कर दिए, हाँ वो क्रिया का योग है ही, इसलिए उद उपसर्ग कह रहा हूँ। तो चलिए उद उपसर्ग उद है, उसके बाद में क्या है, स्थानम, ये स्थिति आपकी बन गई है। अब आइए उद स्थानम, अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है। अब लगाइए आपका ये उदह स्था स्तंभो हो पूर्व से, ध्यान से देखिएगा महाराज जी, एक एक सूत्र में जब स्थिति पूछूँ तो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उद स्थानम इस स्थिति से आरंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब आइए कौन सूत्र, सरल है, कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आ जाएगा। क्या है बताइए, उदह स्था स्तंभो हो पूर्वस्य, ये सूत्र हमको लगाना है। क्या अर्थ बताए थे, बोलो विनीत। जोड़िए, जोड़िए जल्दी। बोलिए क्या अर्थ हुआ था उदस्था स्तंभो हो पूर्वस्य का, कि उद से अव्यवहित पर में यदि स्था अथवा तो स्तंभ हो तो उसके स्थान में, उसके आदि के स्थान में, ठीक है ना, आदि वर्ण के स्थान में क्या होगा, पूर्व सवर्ण होगा। तो देखिए उद से अव्यवहित पर में स्था है कि नहीं है, और स्थानम में स्था है कि नहीं है, है। तो वो स्था है तो उसके पर है उसका जो आदि वर्ण, तो स्था का आदि वर्ण कौन है, स है, ठीक है ना। तो उसका आदि कौन है, स है, उसके स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश हो, ठीक है ना, पूर्व सवर्ण आदेश करना है ना स के स्थान में। तो स के स्थान में पूर्व सवर्ण करना है, तो उसका पूर्व वाला कौन है, कौन है उद में, उसका पूर्व वाला कौन हो रहा है, द हो रहा है ना, द हो रहा है। तो उस द का सवर्ण करना है। तो अब पहले मुझे ये बताइए कि द के सवर्ण कितने हैं और कौन कौन है, ठीक है ना, क्योंकि इसी के साथ द का जो स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न है वो इन्हीं पांचों को मिलेगा ना, और किसी में मिलेगा क्या, ये दंत्य सकार जो है वो होता है क्या उसका सवर्णी, वो वज्र मूर्ख को बताइए महाराज जी क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्थान तो मिल जाएगा लेकिन आभ्यंतर
हाँ, उसको कहाँ कुछ पता है आभ्यंतर प्रयत्न है। चलिए, तो नहीं होगा भाई, आभ्यंतर प्रयत्न अलग है ना, तो इसलिए उससे तो होना नहीं है। तो क्या होगा, किसके द्वारा होगा फिर, मतलब उसका वो सवर्ण ही नहीं है, ठीक है ना। तो पूर्व सवर्ण करके कौन कौन आएंगे महाराज जी, द के जितने सवर्णी वही आएंगे ना। त थ द ध न, यही पांचों वर्ण आने हैं, ठीक है। अब देखिए इस पांचों प्राप्त हो गए ना। जब आपने कहा कि उसके आदि को मतलब सकार को पूर्व सवर्ण हो, तो पूर्व सवर्ण करके पांच उपस्थित हो गए, त थ द ध न। अब आपको स्थान कौन व्यवस्था करेगा यहाँ पर, स्थानांतरतम, हाँ यही व्यवस्था करेगा ना कि भाई एक ही स्थान के स्थान में अनेक आदेश प्राप्त हो तो अंतरतम आदेश किया जाए, ठीक है ना, ये कहे थे ना। तो चलिए अब देखिए स का अंतरतम कौन है, त थ द ध न में, ये चारों में स का अंतरतम कौन है, अपनी बुद्धि हो तो विचार करके बोलिएगा, ठीक है ना, बाकी बकवास नहीं करना है। कौन है उसका सबसे अंतरतम, क्योंकि क्योंकि वो उसका अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न सबके साथ लेता है। अब आप लोगों की वज्र मुक्ता तो मैं समझ रहा हूँ ना, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, तो मुझे पता है ना आप लोग कितने पानी में हैं और कितना उत्तर दे सकते हैं। देखिए आइए महाराज जी समझिए आप बात को, उसको पाठ वो स्थानांतरतम में था नहीं तो उसका घंटा पता होगा कि क्या होगा। वो देखिए स्थानांतरतम में महाराज जी आपको बताया था सादृश्य 4 धर्मों से लेना था, कहा था कि नहीं कहा था, कौन कौन, स्थानतः, अर्थतः, गुणतः और प्रमाणतः, कहा था ना। स्थानार्थ गुण प्रमाणतः आंतर्यम देखना था, मतलब स्थानकृत आंतर्य देखना था, अर्थकृत आंतर्य देखना था, प्रमाणकृत आंतर्य देखना था, गुणकृत आंतर्य था, ठीक है ना, चारों थे कि नहीं थे। अब देखिए पहले स्थानकृत आंतर्य देखने जा रहे हैं। स्थानकृत आंतर्य मतलब स्थान से सादृश्य देखा जाएगा, किसका सबसे सदृशतम कौन है। तो देखिए उससे व्यवस्था होती है कि नहीं होती है। तो स का आपको देखना है ना, स के स्थान में महाराज जी आप समझ गए परिस्थिति, स्था के स के स्थान में 5 आदेश प्राप्त है, कौन कौन, पूर्व सवर्ण करके 5 प्राप्त है, त थ द ध न, ये 5 प्राप्त है ना महाराज जी। तो इसमें स्थानकृत आंतर्य देखा जाएगा, सादृश्य देखा जाएगा, है ना, कि भाई कौन सदृशतम होता है। तो देखिए स का स्थान कौन है, और उसमें से 5 में से किसका दंत स्थान है, हाँ देखिए, तो स्थानकृत आंतर्य लेंगे तो 5 के 5 वैसे ही खड़े रहे ना, व्यवस्था बन पाई क्या, नहीं बन पाएगी। बात समझ में आई ना महाराज जी, उसको बाद में लगाइएगा, ठीक है ना। अब उसको कहा था मैंने, अरे तुम आगे बढ़े कि नहीं वहाँ से जहाँ तक पहुँचे थे, उसके जहाँ से छोड़ा था उसके आगे कोई सूत्र को देखा कि नहीं देखा। तो वज्रमूर्ख तुम कितने दिनों से पाठ में आ गए हो, इसमें हैं, कितने दिनों से तुम पाठ में आ गए हो, एक ही सूत्र देखा तुमने, क्यों करो, तुमको कहा था मैंने YouTube में पूरा है, वो लोग जो पढ़े वही पाठ पूरा का पूरा है, देख लेना अपने से, नहीं देख सकते हो क्या। चलो मेहनत करने का नहीं ना है आदत, वही तो कह रहा हूँ कब से, ऐसे ही थोड़ी ना कहता हूँ। चलो छोड़िए महाराज जी, आप समझिए। तो स्थानकृत सादृश्य जब लेंगे तो क्या होगा, अरे को सब के सब वैसे ही बने रहे ना महाराज जी, तो व्यवस्था नहीं बनी। दूसरा कौन था, स्थानकृत बाद अर्थकृत, अर्थकृत सादृश्य देखना था ना। तो देखिए स का क्या अर्थ है, तो स का कोई अर्थ है क्या, स्थानम का अर्थ होगा, स का कोई अर्थ नहीं ना है। तो उसका कोई अर्थ ऐसा होता कि भाई स का ये अर्थ है, जैसे त्रिजवत कुरष्टु में मैंने आपको बताया था ना कि त्रिजंतवद रूपम लभते, तो त्रिजंतवद वित्त बहुत सारे होते हैं, कर्त्री, हर्त्री, भर्त्री, पितरी, मातृ, ये सब त्रिजंत है। तो इसमें से कौन क्रोष्टु के स्थान में हो, तो अर्थकृत सादृश्य वहाँ लिया गया था कि भाई क्रोष्टु का जो अर्थ है शियार, वही अर्थ कैसे जैसे त्रिजंत वाले का होगा। तो वैसा कौन त्रिजंत था, मातृ पितृ का तो है नहीं शियार अर्थ, किसका था,
क्रोष्टरी का था ना, इसलिए क्रोष्टु के स्थान में क्रोष्टरी आदेश कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? तो वो अर्थकृत सादृश्य लिया था। ऐसा सादृश्य यहाँ मिलेगा क्या महाराज जी? नहीं मिलेगा। और यहाँ कहाँ स का कोई अर्थ होगा? तो उसका अर्थ देख के हम त थ द ध न के साथ मिलाए किसी को। बात समझ में आई? तो अर्थकृत भी व्यवस्था नहीं बनेगी ना। नहीं बनेगी। हाँ, एक प्रमाणकृत था महाराज जी, मात्राकृत, ठीक है ना। तो प्रमाण में देखिए महाराज जी, प्रमाण में क्या है, स का कितनी मात्रा है? तो आधा मात्रा है। अर्ध मात्रा है ना, व्यंजनम तो अर्धमात्रकम, तो व्यंजन की आधी मात्रा होती है। तो ये जो आपका है वो व्यंजन है स, उसकी आधी मात्रा है। अब आदेशों में देखिए कौन है अर्ध मात्रा वाला? सब आधा मात्रा वाला। सब आधी मात्रा वाले ही है। तो इससे भी व्यवस्था नहीं ना बनी। तथा दधन सब व्यंजन है, सब अर्धमात्रकम, तो इससे भी व्यवस्था नहीं। एक आया महाराज जी गुणकृत सादृश्य, चौथा था ना, तीसरा या चौथा, गुणकृत सादृश्य। तो गुणकृत सादृश्य मतलब बाह्य प्रयत्नकृत सादृश्य देखना था, ठीक है ना। अब देखिए महाराज जी आप ही बोलिएगा, बाह्य प्रयत्नकृत सादृश्य हमको देखना है, ठीक है। अब देखा जाए, चलिए, तो स का बाह्य प्रयत्न क्या है? विवार श्वास अघोष है कि संवारनाद घोष है? विचार करके बताइए महाराज जी। तो का विवार श्वास अघोष है। कैसे जाने, बोलिए कौन पंक्ति है? प्रथम द्वितीय। नहीं नहीं महाराज जी, वो प्रथम द्वितीय की कहाँ बात है? और प्रथम द्वितीय है, हो सकता है, ठीक है ना, सिद्धांत कौमुदी में हो सकता है। प्रथम द्वितीय पंचम। नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है। चलिए, ये नहीं, अरे उधर है ना, खर में आता है ना, ये स जो दंत्य स है, खर में आता है कि नहीं आता है? ये आता है। तो खरो क्या है? लघु सिद्धांत की भी खरो विवाराह श्वासा अघोषाश्च, ऐसा है ना, खरह विवारा श्वासा अघोषाश्च। तो विवार श्वास और अघोष है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें तथ दधन में देखिए कौन है ऐसा विवार श्वास अघोष वाला? त का देखिए, क्रम से देखिए, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। त को देखिए, त का कौन है? तो आता है। खर में देखिए दो है, एक खर है, एक हस का विभाग है। हसह संवारानादा घोषाश्च, तो हस में कौन आता है? तो हयवर ल, और उधर वर्ग के पंचम, तृतीय और चतुर्थ और तृतीय, ये सब आते हैं। और उधर खर में महाराज जी वर्ग का द्वितीय, प्रथम और स आता है। इतने आते हैं ना। व्यवस्था समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो ये है आपका संवारनाद घोष का, हसह संवारानादा घोषाश्च और खरो विवारा श्वासा घोषाश्च। इसको देख के चलिए, तो आपको देखिए, हम लोगों को देखना है कि यहाँ स्थानीय जो स है उसका अंतरतम आदेश कौन है, वो आदेश करना है तथा दधन में से। तो हम लोगों ने स का बाह्य प्रयत्न देखा, क्या निकला? तो का निकला विवार विवार श्वास अघोष, ठीक है ना, विवार श्वास अघोष, यही आया ना, खर करके वही आता है खर में, तो वो हो गया। अब देखिए तथा दधन में कौन है ऐसे विवार श्वास अघोष वाले? तो त का देखिए पहले, त का कौन है? तो का विवार श्वास अघोष। हाँ ठीक है ना। अरे वर्ग का प्रथम द्वितीय रहेगा तो उसका विवार श्वास अघोष ही होता है, क्योंकि खर में वही तो आता है। ख फ छठ थ द्वितीय हो गए, चट त क प ये प्रथम हो गए, तो ये सब खर में आए तो इनका विवार श्वास अघोष है ना। तो त का विवार श्वास अघोष मिला और थ का श्वास अघोष मिला, ठीक। अब आइए, तो थ ये हो गए, द ध न, द ध न का एक का सबका बोल दीजिए एक साथ, क्या होगा उनका? संवारनाद घोष है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अंतरतम, इसमें कुछ मिला, अंतरतम कौन मिले? दो मिल गए, ठीक है ना, त और थ मिल गए। अब देखिए फिर भी दो तो रह गए ना, अब हमको तो एक करना है, तो कौन सा होगा? त और थ में से। तो देखिए ये तो आपने संवारनाद घोष और विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष को मिला है। देखिए प्राण भी होते हैं ना, अल्प प्राण महाप्राण, तो स का कौन प्राण है? अल्प प्राण है कि महाप्राण है? तो अल्प प्राण, वो पंक्ति बोलेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणा, हाँ, कि वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम का सबका, और सल का नहीं, सल नहीं, यणश्चाल्प प्राण, यण 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 मतलब यवर ल,
यही है ना, इनका क्या है, अल्प प्राण है। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थाः शलश्च महाप्राणाः, ठीक है ना। तो देखिए स का विवार स सगोश है और वैसा विवार स सगोश थ और थ दोनों में मिला है। अब हम और देखते हैं, प्राण भी देखते हैं वायु प्रयत्नों में, तो स का कौन प्राण है, महाप्राण है ना महाराज जी। देखिए वर्गाणाम द्वितीय चतुर्था है शलश्च महाप्राण, तो शल में आया तो महाप्राण है ना, तो महाप्राण है। ऐसा कौन है तथ में महाप्राण वाला, हाँ, अरे वर्गाणाम द्वितीय चतुर्था का तो द्वितीय एक ही मिल रहा है, तो वो क्या होगा, मतलब थ, वो थ आदेश अंतरतम हुआ कि नहीं हुआ बाह्य प्रयत्न देखे तो वही थ आदेश किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, हाँ। तो इतनी बात रहस्य छुपा हुआ है। अब वो गधा जो है वो सीधे वो पंक्ति को देख के पुटुर पुटुर बोल रहा था कि थ हो जाएगा बाह्य प्रयत्न मिल रहा है, तो घंटा उसको समझ में आएगा ग्रंथ क्या रहस्य छुपा है इतनी पंक्ति में। अब पढ़िए महाराज जी, आप आगे की पंक्ति क्या लिख रहे हैं, अत्र लगा कि नहीं लगा, यहाँ जो ये सकार है वो कैसा है, अघोषस्य महाप्राणस्य। देखिए विवार स अघोष 3 होता है ना, इन्होंने केवल अघोषस्य लिख दिया, तो उससे समझ में आएगा ना कि अघोषस्य मतलब कौन, 3 का, क्योंकि समुदाय है ना विवार स अघोष का, तो और उधर संवारनाथ घोष है, तो अघोषस्य कहने से समझ में आ जाएगा ना कि विवार श्वास अघोष है, हाँ। तो इसलिए वो एक कह के आप लोगों को बाकी का उपलक्षण विधिया समझ लेना है, ठीक है ना, वो एक को देख के। तो ये हो गया, तो कहा कि ये तो दोनों में मिल रहा है, अरे वो तो त में भी है, थ में भी है, 2 में है, तो कहा महाप्राणस्य, साथ में जोड़ दिया कि वो महाप्राण जो स है उसके स्थान में तादृश एव, मतलब विवार श्वास अघोष वाला और महाप्राण वाला जो थकार है वही आदेश होगा। पंक्ति लगी महाराज जी, हाँ ये कहा, ठीक है ना, तो यही थ आदेश होगा। तो चलिए आइए, तो उद अग्रे स्थानम था, यहाँ उद स्था स्तंभो हो पूर्वस्य के द्वारा, पूर्वस्य सूत्र के द्वारा स्था के स को कौन आदेश होगा, थ आदेश होगा। तो क्या स्थिति बोलेंगे महाराज जी, सही से बोलिए, उद थ थानम, अलग अलग बोलिए ना, क्यों आप घबरा रहे, क्या, हाँ, अरे स के स्थान में थ की है ना, अब दोनों को जोड़ के बोलना जाएंगे तो कष्ट होगा, मतलब थोड़ा जीवा में वो आएगा, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन देखिए अलग अलग तो बोल सकते हैं ना, उद थ थानम, ये बन गया ना, अभी तक ये स्थिति बन गई, उद थ थानम, स के स्थान में थ आदेश कर दिया। बात समझ में आई। चलिए इसी तरह में एक ये स्थिति आप लोग ध्यान में रखिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिए, कागज है पास में, एक लिख लीजिए कागज में कि उद थ थानम, ये स्थिति बन गई, उद था ये लग गया सूत्र, तो उद थ थानम ये स्थिति बन गए, लिख लिया, केवल उद थ थानम लिख दीजिए बस। अब देखिए उत्तम्भनम का भी साथ में चलाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर दोनों का अलग अलग करने जाएंगे तो समय लग जाएगा, तो इसका भी ले लीजिए। उत्तम्भनम, यहाँ पर क्या करेंगे, उद है, क्या है, स्तंभनम नहीं होगा महाराज, स्तंभनम। देखिए कौन धातु है, स्तंभनम कैसे बनाएंगे, देखिए बाल मनोरमा का लिखे होंगे, उत्थानम प्रतीक लिया होगा, वहां लिखे होंगे, देखिए उत्थानम में लिखा है तो समझ में आ गया ना, स्थागति निवृत्तो भावे ल्युट कर दिया तो स्थानम बन गया, ये तो हो गया। उत्तम्भनम के लिए कह रहा है, कौन धातु है, तो कह रहा है स्टभी प्रतिष्ठम्भे, है ना, प्रतिष्ठम्भे, स्टभ धातु है, कौन धातु, स्टभ धातु है महाराज जी, ठीक है ना। स्टभी प्रतिबंधे, प्रतिबंध मतलब समझते हैं, प्रतिष्ठम्भे, प्रतिष्ठम्भ मतलब प्रतिबंध, ठीक है ना, प्रतिबंध अर्थ में रोकना, है ना, किसी को रोकना हो तो क्या कहेंगे, स्तंभनम, तो यही है। तो चलिए, तो स्टभी प्रतिष्ठम्भे धातु है, इस धातु का क्या करेंगे, देखिए धात्वादेह स यहाँ पर भी लगेगा ना, तो क्या बन जाएगा, स्टभी में इकार की तो इत संज्ञा लोप हो जाता है, क्या बचता है, स्टभ बचता है। अब धात्वादेह स से दंत्य स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्तभ की स्टभ,
अरे नहीं न समझे। अरे धात्वादेश स से स कर दिया तो वो ट रहेगा फिर। नहीं तो हो जाएगा वो। हाँ, क्योंकि कहा ना मैंने आपको, इसलिए तो कहा था धातु में मूर्धन्य सकार के बाद जब टवर्ग आपको दिखे, जहाँ पर भी दिखे तो उसको समझ लीजिए कि क्या है वो, टवर्ग के स्थान में हुआ स्टू से। तो अब जब दंत्य सकार निमित्त चला गया तो नैमित्तिक का भी अपाय हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, तो के जगह तो हो जाएगा। तो रहेगा, हो जाएगा नहीं, आदेश नहीं करना किसी के द्वारा, वो हो जाएगा, अपने वास्तविक स्थिति में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ही हो जाएगा। कोई सूत्र आदेश नहीं करता है, तो वो तो केवल धात्वादेश स तो मूर्धन्य सको दंत्य से आदेश करता है, बाकी टको करने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना, वो स्वतः आ जाएगा अपने से। तो चलिए क्या हो जाएगा, स्तभ रहेगा, क्या रहेगा, स्तभ बचा ना। अब इससे भी कौन प्रत्यय कर देंगे, ल्यूट कर देंगे, भावे ल्यूट कर देंगे। हाँ, भाव में ल्यूट कर देंगे, यू को ऑन कर देंगे, स्तभ अग्रे अन, स्तभ। और देखिए दूसरी बात, स्तभ अन ये तो हो गया ठीक, लेकिन स्तभी में इकार की संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है, हुई है। तो ईदित धातु है ना, कैसा धातु है ये, ईदित धातु है। तो ईदित धातु होता है तो क्या हो जाता है, नुम आगम हो जाता है ना, सही कह रहे, घबराइए मत, नुम आगम हो जाता है, ठीक है। तो नुम आगम हो जाएगा तो नुम है, मित है, तो अंतिम अच के स्थान में होगा ना, तो स्तभ में अंतिम अच कौन है, तकारो तरवर जाएगा, उसी के बाद नुम हो जाएगा, नुम का न रहेगा तो क्या बन जाएगा, स्तन भ ये बन जाएगा ना, और नुम का न बचा, स्तन भ ये बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ देखिए उसको नष्टा पदांत से जली से हम अनुस्वार कर देंगे, है ना, और उसके बाद पर सवर्ण कर देंगे कि अनुस्वार से यही पर सवर्ण से, तो पर सवर्ण करके कौन होगा, भ का सवर्णी कोई अनुनासिक होगा, पर सवर्ण करके कौन होगा, म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे बफ बफ म है ना, तो म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा म, तो म कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, स्थिति क्या बन जाएगी, स्तंभ, और आगे ल्यूट का अन तो यू का अन तो कर दिए है, वो तो रखा ही है, तो स्तंभ अग्रे अन ये स्थिति बन गया, आया कि नहीं आया, हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें स्तंभु धातु एक भी बताया है, देखिए बाल मनोरमा में एक लिखा है कि ये भी धातु से बना सकते हैं, स्तंभनम, स्तंभु धातु है ये स्वयं, स्नुविधौ निर्दिष्ट सौत्रो वा धातु, सूत्र में पठित धातु है ऐसा, स्तंभु रोधने करके, तो उस धातु से भी स्तंभनम बना सकते ल्यूट करके, और स्टभी धातु से भी बना सकते। बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है ना, कोई कठिन नहीं है। और ईदित धानु होने से नुम कर दिया, नष्टा पदांत से जली से अनुस्वार कर दिया, अनुस्वार से यही पर सवर्ण से पर सवर्ण करके म ले आए, ठीक है ना। कब, जब स्टभ धातु था तब, यदि स्तंभु धातु है तो उसमें तो उकर की संज्ञा करके सीधे चलना है, बस हो गया, उसमें तो कोई नुम इत्यादि करना नहीं ना है, वो तो ईदित धातु में होता है, यहाँ तो स्तंभ ही सीधे ही बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए तो स्तंभ बन गया, आगे अन है मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, स्तंभ न, और सुअम कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, स्तंभनम बन जाएगा। अब देखिए ये तो रूप बन गया, उद स्तंभनम, ये स्थिति आ गई, उद उपसर्ग जोड़ दीजिए, उद स्तंभनम ये कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर ये उदस्था स्तंभ हो पूर्व से लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा। देखिए उद से अव्यवहित उत्तर में स्था अथवा तो स्तंभ होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, स्तंभ है ही, तो उसके आदि जो है कौन, दंत्य स, उसको पूर्व सवर्ण आदेश हो, तो यहाँ पर भी पूर्व की तरह सेम प्रक्रिया महाराज जी चलानी है। तो तथा दधन प्राप्त है, अंतरतम कौन होगा, कौन कृत सादृश्य लेना होगा, स्थानकृत अर्थकृत गुणकृत के प्रमाणकृत, हाँ गुणकृत लेंगे, तो अंतरतम कौन होगा, यहाँ भी था हो जाएगा, था हो जाएगा। तो चलिए इसकी स्थिति भी बोलिए, क्या बन जाएगी, हाँ उद थ तंभनम ये बन गया, क्या बन गया, हाँ, और उसकी क्या बनी थी, बस ये दोनों की साथ में चलाते चलिए, इसको भी लिख लीजिए उसके बाजू में, ठीक है ना, दोनों का साथ में चलाते चलिए, उद थ थानम कर दिए, उसके बाजू में लिख दीजिए उद थ तंभनम, उद थ तंभनम ये बन गया, ठीक। अब आगे चला जाए,
देखिए इसलिए देखो इन्होंने मूल में क्या लिखा, उत्थानम उत्तम्भनम, दोनों का साथ में लिख दिया। अत्र अत्र करके दोनों में समझ लीजिएगा, उत्थानम और उत्तम्भनम दोनों में। अत्र अघोषस्य महाप्राणस्य सस्य तादृश एव थकार, विवार सास अघोष वाला और महाप्राण वाला थकार ही होगा, ठीक है ना। तो ये दो स्थिति बन गई, कौन बन गई दो महाराज जी बोलिए। तंभनम, क्या सही से बोले महाराज जी, एक अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए स्थिति में। हैं फिर से, हाँ ठीक, तंभनम, मुझे स सुनाई दे रहा था इसलिए। चलिए उद थ तंभनम ये बन गया, ठीक। अब देखिए दोनों स्थिति है। अब आइए कौन सूत्र लगेगा, एक सूत्र आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जरो जरी सवर्ण है। क्या था उसका अर्थ महाराज जी, अर्थ बोलिए। नहीं याद हो तो फटाफट निकाल के देखिए फटाफट। देखिए महाराज जी, हल से पर में जो जर होता है, जर मतलब कितने आते हैं जर में महाराज जी, सर में कितने आते फटाफट बोलिए। अरे जबई से चालू करना है और सर तक जाना है। कितने, देखिए वर्ग का जब घट ध करके वर्ग का चतुर्थ आ गया है ना, जब घट द करके वर्ग का तृतीय आ गया, खफ छठ थ चट त कप करके द्वितीय प्रथम आ गए, तो 20 तो ये हो गए और स करके 3 हो गए, 23 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए सही है, वर्ग का चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम और स ये 3 ठो, तो इन सब का क्या होता है, लोप होता है। लेकिन कब, सवर्ण जर पर में हो तो वही है, उसमें उसका सवर्ण जर कोई पर में हो तो। अब आइए प्रथम स्थिति क्या थी स्थानम वाली, उद थ थानम ये स्थिति थी ना। इस स्थिति में देखिए हल हो गया कौन, उद का द हल है कि नहीं है, हल में आता है कि नहीं आता है वो। अरे हल में तो सब व्यंजन आते हैं, तो आ गया ना द, उसके पर में जो जर हो तो जर है कोई, कौन, थ है, ठीक है ना। जो हम इस सूत्र से किए हैं, उदस्था स्तंभो पूर्वस्य से जो स के स्थान में थ किए, वही है ना उसके पर में। हाँ तो वही था, वो जर में आता है कि नहीं आता है, एक बार जो बताइए। हाँ, अरे वर्ग का चतुर्थ द्वितीय प्रथम आ गए सब, तो द्वितीय आ ही गया था। तो चलिए ये जर में आ गए, इसका लोप हो सवर्ण जर पर में हो तो पर में सवर्ण जर है क्या, है ही, उसमें पर में सवर्ण जर है ना, थ ही पर में है, थानम का थ, तो इसके परे रहते हैं, बीच वाला जो थ है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विकल्प से होगा, ठीक है ना। तो जिस पक्ष में लोप हो जाएगा महाराज जी, वहां क्या स्थिति बनी, लिख लीजिए उसको, लोप पक्ष में उद थानम ये बना है, लिख लीजिए। लोप दो स्थिति इधर भी दोनों में दो बनेगी, ठीक है ना। लोप होगा उस पक्ष में, उद पहले तो उद स्तंभो पूर्व से लगाया, थ कर दिया, उसके बाद जरो जरी सवर्ण से बीच वाला जो थ था उसका लोप कर दिए, तो क्या हो गया, उद थानम ये स्थिति बन गई। और जब लोप नहीं होगा उस पक्ष में क्या स्थिति रहेगी, ये दोनों स्थितियां आप रखिएगा, ठीक। इसी तरह आइए, उद थ तंभनम ये था नहीं स्थिति, क्या स्थिति थी, तंभनम। अब देखिए इसमें भी घटाइए, जरो जरी सवर्ण लगेगा कि नहीं लगेगा, विकल्प से हल हो गया, उद का द हो गया, उससे पर में जर मिल गया, कौन, था, उसका लोप हो जाएगा कब, लेकिन सवर्ण जर पर में हो, तो सवर्ण जर पर में है, त है, उसका सवर्ण है ना, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, अरे थ का सवर्ण ही तो है ही ना, स्थान अभ्यंतर प्रयत्न दोनों तो मिलते हैं, और जर में आता, सवर्ण जर पर में मिल गया, तो इसका भी थ का लोप करिए, तो लोप करेंगे तो उस पक्ष में क्या स्थिति रहेगी, उद तंभनम ये बन गया। और जब लोप नहीं करेंगे उस पक्ष में क्या स्थिति होगी, बस ये दोनों भी लिख लीजिए, लिख लिए। उद थ थानम के नीचे दो स्थिति लिखे ना भाई, उद थ थानम के नीचे लोप पक्ष में क्या रहेगा, और लोप न कर, लोपा भाव पक्ष में, हाँ बस ये दोनों लिख के रखिए, अभी ऐसे मत बोलिए, भूल जाएंगे अभी। हाँ, उद थ तंभनम में भी दो स्थिति, लोप पक्ष में क्या होगा,
और लोपा भाव पक्ष में उद था तम भन। बात समझ में आई? जी तो अभी पहले हम लोप वाले दोनों रूपों की सिद्धि कर रहे हैं, ठीक है ना, लोप पक्ष वाले दोनों रूपों की सिद्धि कर रहे हैं, तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। तो लोप कर दिया है तो पहले वाले में क्या स्थिति रही है उद थानम और दूसरे में उद तम भनम। उद तम बनम, ये दोनों स्थितियाँ है। देखिए वही लिखा है ये कर, ठीक है ना। चलिए, तस्य जरो जरी इति पाक्षिको लोप, हाँ समझ में आया कि नहीं आया? जी आया। कि वहाँ पर जरो जरी से पाक्षिक मतलब विकल्प से लोप होगा, ठीक है ना, एक पक्ष में लोप हो जाएगा। तो दोनों का बोलिए क्या पक्ष में जब लोप होगा उस पक्ष का स्थिति बोलिए दोनों की। क्या है उद थानम जब था उसमें हाँ हाँ, तो उद थानम, और उसमें दूसरे वाले में उद तम भनम। ये उद तंभनम, ये कर दिए ना। लोप पक्ष में ही केवल पूछ रहा हूँ, अभी पहले वही सिद्ध कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए कौन सूत्र लगेगा, विचार करके बताइए। उद थानम है, उधर उद तंभनम है, दोनों में कौन सूत्र लगेगा? देखिए खरीच सूत्र है, क्या है उसका अर्थ? खरी परे जलान चरा खर पर में हो तो जल को चर होता है। तो उद थानम में देखिए पहली वाली स्थिति क्या है महाराज जी? उद थानम तो उसमें खर परे है कि नहीं, थानम का थ खर में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो उसके परे रहते हैं उद के द को क्या हो जाएगा, जलाम, जल में आता है उद का द, उसको चर हो जाएगा, मतलब क्या आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा त वर्ग का प्रथम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उद थानम। देखिए आपका रूप बना कि नहीं बना, जो मूल कौमुदी में लिखा है वो जी बन गया। उत्थानम बन गया ना, जी ठीक है ना। ये लोप पक्ष में रूप ये लिखे हैं, ठीक है ना, जो दीक्षित जी रूप लिखे हैं वो लोप पक्ष में ही लिखे हैं। और उसके बाद खरी चलक के वो द को त हो गया है, तो उत्थानम बन गया, लग गया। जी लग गया। और दूसरी स्थिति क्या थी वो दूसरे वाले रूप में? उद तम भनम उद तम बनम। यहाँ पर देखिए खरीच लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। अरे खर पर में है ही उत्तम बनम का त, तो वो उद के दकार को चर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। त हो जाएगा। तो उसमें क्या बन जाएगा? उत्तम भनम। उत्तम बनम। देखिए दूसरा रूप यही लिखा है, जी यही लिखा है। उत्थानम और उत्तम बनम यही लिखे ना, तो बस दो रूप बन गए। ये दोनों कौन पक्ष में बने? लोप पक्ष में। जरो जरी से जब लोप हो गया तो उस पक्ष में ये दोनों रूप बन गए। बात समझ में आई आप लोगों को? जी जी चलिए, तो ये रूप बन गए। अब आइए हम लोगों को विचार करना है लोपा भाव पक्ष में क्या होगा, वहां पर क्या करना है, ठीक है ना। तो चलिए लोपा भाव पक्ष में क्या स्थिति थी, दोनों की क्रम से बोलिए, पहले वाली की बोलिए। पहले उद ख थानम ये स्थिति है, ठीक है ना। और उद थ तम बनम, ये स्थिति बन गई दोनों में, ठीक है ना। अब देखिए ये सब रूप और दीक्षित जी लिखे नहीं है, आपको अपने से समझना है, ठीक है ना, कि कैसे बनेगा, है ना। वो बात को बता दिए है जितना बताना था उतना, तो ये कर दिए, ठीक। दोनों स्थितियाँ ध्यान में है आपको। अब देखिए यहाँ पर खरीच लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। उद थ थानम में, अरे उद थ है ना, तो थ खर पर में मिल गया, तो उद के द को चर तो हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उद ख थानम हाँ, उत थ थानम ये बना ना। अब महाराज जी एक बात और ध्यान दीजिए कि उत थ थानम कर रहे हैं, तो बीच वाला जो ये थकार है उसमें खरीच लगेगा कि नहीं लगेगा? अब पर वाले थ को मान करके, लग जाएगा। अरे पर में खर है ही थानम का थ, तो उसके पूर्व में जो ये जल में थ आया उसको चर तो हो जाना चाहिए ना। हो जाना चाहिए। तो इसको क्या आदेश हो जाना चाहिए? थ को भी तो आदेश हो जाएगा। तो आदेश हो जाना चाहिए ना। लेकिन देखिए खरीच जब लगने, ये थ जो है बीच वाला जो था ये किसके द्वारा आया है? ये उदस्थान सूत्र। हाँ, स के स्थान में आदेश किया है ना महाराज जी, जी स के स्थान में आदेश होकर निष्पन्न हुआ है ये था। अब देखिए खरीच का सूत्र संख्या क्या है, देखिए जरा, 8 4 55 8 4 55 है ना, और उसकी उदस्था स्तंभो पूर्वस्य की 8 4 61। हाँ, तो 8 4 तो दोनों त्रिपादी के है, पर का कौन हुआ? उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, यही हुआ ना पर का। हाँ, तो चलिए पर का ये हुआ, मतलब पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात्। तो खरीच जब लगने जाएगा महाराज जी,
तब तो क्या हो जाएगा, और ये असिद्ध हो जाएगा ना, उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, जी असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा तो उसको थ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो फिर इसलिए वहाँ नहीं लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी आई। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कोई प्रश्न पूछे कि भाई ये चलिए आपने उद के द को तो चर्त्व कर दिया थ को मान करके, उद उत थ थानम तो बन गया, लेकिन ये दूसरे थ को मान के पहले वाला जो थ है उसको चर्त्व कर दीजिए, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दृष्टि में वो उदार स्तंभो पूर्वस्य असिद्ध, उसके द्वारा जो ये थकार हुआ ये सब असिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो थ के स्थान में आदेश होना नहीं है, तो वो क्या रूप बनेगा बोलिए? तो एक तकार वाला और दो थकार वाले रूप बने, ठीक है ना। चलिए अब 2 मिनट में खत्म करना है महाराज जी। देखिए वही लिखा, लोपा भाव पक्ष हेतु थकार सेव श्रवणम, थकार का ही श्रवण होगा, ठीक है ना। उसको चूंकि खरीच से चर्त्व नहीं होगा, न तो खरीच इति चर्त्वम, क्यों? क्योंकि चर्त्वम प्रति थकार से असिद्धत्वाद, क्योंकि खरीच के प्रति ये थकार असिद्ध हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसलिए क्या रूप बनेगा उस पक्ष में, लोपा भाव पक्ष में प्रथम वाला रूप? हाँ, दो, एक तकार वाला दो थकार वाला रूप बन गया, ठीक है ना। और चलिए उसमें भी चल लीजिए, उद थ तंभनम था ना, उद थ तंभनम, यहाँ पर भी देखिए उद के दकार को क्या हो जाएगा, चर्त हो जाएगा, उत थ तंभनम बन गया। अब देखिए ये जो थ है बीच वाला उसको खरीच लगेगा, वो असिद्ध हो जाएगा। वही सेम प्रक्रिया है, तो थकार का ही श्रवण होगा, खरीच से चर्त नहीं होगा, क्योंकि खरीच के प्रति असिद्ध हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, तो इसलिए क्या रूप बनेगा वहां पर, तो यहाँ एक थकार वाला दो तकार वाला रूप बनेगा। बात समझ में आई? तो ये चारों रूपों को आप लिख लीजिए, उसको लगा के आइए, कल मैं आपको पूछूंगा। अभी पाठ यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा? आ गया कि नहीं? चलिए, मूल पूरा हो गया, रखता हूँ। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयं, मुनित्रयाय नमः।